मेरी परवरिश सिपाही के खून पसीने की कमाई से हुई है। मेरे चाचा सिपाही थे तो वो डाक ड्यूटी करते थे, सामान्य ड्यूटी बीट के सिपाही की नहीं किया करते थे। उसके पीछे उनके अपने तर्क थे, उसको हम यहाँ डिटेल नहीं करना चाहते थे। और मेरे बड़े पिताजी भी सिपाही थे। तो बड़े पिताजी हमारे एक बात कहा करते थे कि जो हमें आज भी याद है, तो मैं बहुत छोटा था, कि सिपाही हर समय सिपाही होता है। वह अपने थाने में तैनाती के दौरान भी, थाने से बाहर भी, और अपने थाना क्षेत्र से सुदूर भारत में कहीं भी उसकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। तो मैं तो सिपाही तो मेरे घर वाले चाहते नहीं थे कि मैं बनूं, और जब सिपाही को मेरी लंबाई कम थी, लेकिन बाद में मेरा बड़ा मन था कि थानेदार बन जाऊं। मैं अच्छा थानेदार होता, बाकी चीज़ें छोड़ें। तो एक जेहन में बात घुस गई, सिपाही होना, व्यक्ति को सिपाही होना चाहिए। तो मैं सिपाही बन के ही पढ़ाता हूँ, हरदम मुस्तैद, चाक चौबंद। अपेक्षा आपसे भी यही है, जब तक आप सिविल सर्वेंट नहीं बन जाते हैं, भारत के राजपत्र में आपका नाम नहीं निकल जाता है, विवेक पुरोहित तो नंबर 1 की रैंक पर, विभूति नंबर 2 रैंक, तो जब तक आपका नाम नहीं निकल जाता है तो तब तक तो आप सामान्य विद्यार्थी ही हैं। तो अपने सामान्य विद्यार्थी बनने के दिनों और समय में हर दम हर वक्त सिपाही के तरीके से रहिए। तो पढ़ने की एक रणनीति, आप हरदम विद्यार्थी हैं, हर क्षण विद्यार्थी हैं, हर क्षण सिविल सेवा के लिए आप तर्क, तथ्य, जुमले, मुद्दे, मसले जुटाते रहें, कहीं भी हो। चले आप कोलकाता से रांची आ रहे हैं, या रांची से पटना आ रहे हैं, या पटना से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, व्हाटएवर, तो निश्चित तौर पर आप विद्यार्थी हैं, तो आपके पास कुछ किताबें होंगी, बुक्स होंगी, पेपर भी हो सकता आपके हाथ में। तो मेरे विचार से जब आप दिल्ली से शिमला वाली, चंडीगढ़ वाली शताब्दी में बैठे हो और आपके हाथ में जो पेपर हो, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हो, दैनिक भास्कर हो, जनसत्ता हो, या द हिंदू हो, कोई भी पेपर हो, उसी से आप 2-3 पैराग्राफ निकाल लें, और उन 2-3 पैराग्राफ पढ़ने के दौरान जो पैराग्राफ आपको संवेदनशील लगें, मतलब जहाँ पे संभावनाएं हैं कि हम यहाँ से कुछ प्री के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसी का हम पेशी कर सकते हैं, इसी को आप हम कंप्रीहेंशन के मुद्दे पे उपयोग कर सकते हैं, ऐसे आप 2-3 पैराग्राफ निकाल लें। अब आपने 2-3 पैराग्राफ निकाल लिया, अब उन 2-3 पैराग्राफ को गहन और गुरुतापूर्ण अध्ययन करें, खूब बढ़िया से पढ़ें 2-3 बार। तो उस पैराग्राफ से भी आप प्री मेन इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आज हम इसी माध्यम से आपको एक तैयारी करवाने जा रहे हैं। कुल मैटर आपका PDF फाइल में भी रहेगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो आप पैराग्राफ सुने ध्यान से, परिच्छेद, पैराग्राफ। सीसेट में प्रयोग करें, हिंदी के संक्षेपण में प्रयोग करें, निबंध में प्रयोग करें, मुख्य परीक्षा के लिए प्रयोग करें, प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन निकालें। सिपाहियाना अंदाज यह काम करा सकता है। हरदम मुस्तैद रहें, चाक चौबंद।
कि कल परीक्षा हो तो कल दे देना है। तैयारी हमारी हर क्षण है, हम गोले बारूद के साथ तैयार हैं। राइफल हमारी साफ सुथरी है, वो तुरंत का तुरंत काम करेगी। तो लीव इट फॉर बेटर हो। अब आप पैराग्राफ नोट करें। वास्तव में इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब के पीछे जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर मानव नियंत्रण की लालसा रही। कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध यदि कभी हुआ तो वह जल के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इसी प्रकार आज की भूसामरिक राजनीति में तेल महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। सचमुच बांध के निर्माण, एल्युमिनियम, कोयला और अन्य खनिजों के खनन, वनोपज पर नियंत्रण व प्रबंधन, उद्योग और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण और इस प्रकार के अन्य मुद्दों के विरुद्ध छेड़े गए विभिन्न आंदोलन में भी कुछ इसी प्रकार के असंतोष के स्वर सुनाई पड़ते हैं। स्पष्ट है कि भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित समस्या एक विकराल, बहुआयामी और जटिल समस्या है। इसके लिए बौद्धिक के साथ साथ नीति और प्रशासन दोनों ही स्तरों पर शिद्दत से काम करने की जरूरत है। पर चेंज करके प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे कच्चे माल के रूप में देखना मूर्खता होगी जो केवल राष्ट्र के विकास के काम आते हैं। निसंदेह है किसी राष्ट्र के लिए उसका विकास अनिवार्य है, परंतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उपयोग मूलतः आजीविका प्राप्ति की जद्दोजहद और समाज की पारिस्थितिक संरचना को भी प्रभावित करती है। ये संसाधन वैसे तो जड़ और प्रकृति प्रदत्त दिखाई पड़ते हैं, परंतु मानव मात्र की नियति को आकार देने में वे उसी प्रकार की सहज सक्रियता दिखाते हैं जैसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रति अपने पारस्परिक व्यवहार में। प्राकृतिक संसाधन और मानव मात्र के अस्तित्व का प्रश्न इस प्रकार से आपस में गुत्थम गुत्थ है कि उनके लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने और उन पर क्रियान्वयन करने में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत है। तीसरा पैरा, नीतिगत स्तर पर इस विषय से संबंधित कई कानून बनाए गए हैं। हाल ही में संसद में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 पारित हुआ है। इस कानून से भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिस व्यक्ति की जमीन ली जानी है उसकी सहमति, पुनर्वास और उसको राहत देना किसी भी प्रकार के अधिग्रहण का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग बना दिया गया है, जिससे जमीन के बदले जमीन, अधिगृहीत भूमि के विक्रय से होने लाभ में हिस्सेदारी और अन्य प्रकार के प्रक्रियात्मक सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। इसकी सराहना एक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक के रूप में होनी चाहिए
जिसका उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास की मांग और प्रभावित लोगों की आजीविका के संरक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम करना है। ट्रेन भी दिल्ली निकली ही है और आपने एक पैराग्राफ टोह लिया, अब इसे आप 2-3 बार पढ़ें अच्छे से। वक्त लगेगा थोड़ा सा, हो सकता आप इटावा क्रॉस कर जाएं और उत्तर कंप्लीट न हो पाए, 2-3 लगने दीजिएगा। कबीरदास कहते थे एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक पैराग्राफ आपका बढ़िया से हो गया तो समझ लें मछली की आंख भेदना अब लगभग पूरा हो चुका। तो पैराग्राफ आपने टोह लिया, खोज लिया, अब इसको आप 2-3 बार पढ़ें। झगड़े किसके? जर जोरू और जमीन की। झगड़े किसके? प्राकृतिक संपदाओं पर अधिकार के। झगड़े किसके? रोटी कपड़ा और मकान के। यह मानवीय आवश्यकताएं हैं और इन्हें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से पूरा किया जा सकता है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते समय विदोहन की सीमा को न लाघें, प्रकृति को महत्व दें। प्रकृति अगर आपकी नियति को आकार देने का काम करती है, प्रकृति ही प्राणवायु देगी, प्रकृति ही पानी देगी, प्रकृति ही जल जंगल और जमीन खनिज संसाधन। तो अगर प्रकृति आपकी नियति सुनिश्चित कर रही है तो आप सपेक्षा है कि उससे रिश्ते बिगाड़ें। प्रकृति संतुलन के हेतु पर कार्य करती है। प्रकृति के संसाधनों को प्रचुर मानते हुए विदोहन की प्रक्रिया इस तरीके से न अपनाई जाए, विकास की प्रक्रिया इस तरीके की न अपनाई जाए कि विनाश आसन्न हो, विनाश सामने हो। यहाँ पर कभी कभी सरकारों को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है, कुछ नियम और कानून बना के। तो इसी तरीके से आप इसको समझें। आखिर अहमन्यता के कारण राम रावण का युद्ध हुआ, आई एम समथिंग सुपीरियर, और जमीन के नाते महाभारत। भोज की कहानी हमने आपको सुनाई होगी। पिता की बचपन में मृत्यु हो गई, चाचा मुंज ने पालना शुरू कर दिया। तो भतीजा है, पालना पोसना जिम्मेदारी है, लेकिन सत्ता तो हमारे ही हाथ में है। एक दिन बच्चा खेल रहा था, आई मीन राजा भोज, उसे इसमें कुछ सन्यासी आते हैं। बच्चे को देखकर सन्यासी भविष्यवाणी करते हैं। 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, 50 पंचवर्षाणि सप्तमास दिनत्रयम् भोजराजेन भोक्तव्या सगौणो दक्षिण पथः। राजन, शिशु बालक तो बड़ा युगांतकारी व्यक्तित्व वाला है, विशिष्ट व्यक्तित्व वाला है। 55 साल 7 महीने 3 दिन ये आर्यावर्त पर शासन करेगा। संत तो दक्षिणा लेके चले गए। मुंज में हलचल मची। अब अगर भविष्यवाणी सत्य हुई तो हम तो सत्ता से बाहर होंगे, प्रभुता से बाहर होंगे। तो बहेलियों को बुला करके आदेश देते हैं कि मुंज को जंगल में भोज को जंगल में ले जाके मार दो। तो बहेली तो बहेली, राजा का आदेश, भोज को ले जंगल में चले। तो भोज ने कहा कि ठीक, हम मारिए, कोई बात नहीं है, एक चिट्ठी चाचा को दे देना। तो अपने रक्त से, तलवार की धार से भोज चिट्ठी लिखते हैं। मान धाता च महीप्ते कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुरेन महादधो विरचितः क्वासौ दशाशांतकः।
एक लाइन हमको याद नहीं है, नय के नापि समम गता वसुमती मिंज त्वयायास्यते। यहाँ कुछ स्थिर नहीं है। राम चले गए, दशानन चला गया, महान प्रतापी राजा भूत चले गए, सत्यवादी युधिष्ठिर चले गए, यहाँ कुछ ठहरा और रुका नहीं। यह वसुधा भी यहीं रह जाएगी चाचा, लेकिन लगता है आपके साथ जाएगी। बहलियों को दया आ गई कि बच्चा है, छोड़ दो, कौन सा फर्क पड़ता है। चिट्ठी का खून दिखा दिया और बहली ने बच्चों को छोड़ दिया, बच्चा जंगल में गया। अब संत की भविष्यवाणी तो संत की भविष्यवाणी, और भूज को अपनी गलती का एहसास। बाकी की कहानी आपको मालूम है। तो इस वसुधा के लिए काम आगू कछु थिर न रहाई, इस जंगल और जमीन के लिए क्लेश ये आने वाले दिनों में पानी के लिए जो युद्ध के संकेत हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा बचना बचाना होगा। आखिर बुंदेलखंड की जल सहेलियाँ भी तो कुछ कहती हैं। आखिर रांची का वह माझी भी तो कुछ कहता है, राजेंद्र सिंह जी भी तो कुछ कहते हैं। तो जल बचाएं, टेलर को याद करें, उत्पादन बढ़ाएं, वितरण की कौन सी समस्या। तो अगर पानी के नाम पे युद्ध लड़ा जाना है, ऐसा संकेत हो चुका है, तो पानी बचाया जाए। पानी के नाम पे युद्ध की यदि भविष्यवाणी हो चुकी है, तो पानी को सीप किया जाए। अब वक्त आ गया। अब हमारे समझाने का थोड़ा मोड़ा तौर तरीका हुआ। अब आप इसी को अच्छे से समझें, खूब अच्छे से समझें, खूब अच्छे से समझें, उतना जितना आपको मालूम हो। तो अब इतने के बाद आप इसी से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न निकालें। इसी पैराग्राफ से आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, भूमि अधिग्रहण में मुआवजे में वृद्धि। नंबर 2, प्रभावित व्यक्ति की सहमति, पुनर्वास व राहत। नंबर 3, जमीन के बदले जमीन, अधिगृहित भूमि के विक्रय से प्राप्त लाभ का अधिग्रहणकर्ता को सुरक्षा कवच। नंबर 4, औद्योगिक विकास के साथ साथ आजीविका संरक्षण में संतुलन। 4 पॉइंट हैं, आगे आप देखें। उपरोक्त में से कौन सा आवलिक से तथ्य भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में शामिल है? यानी कि जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, क्या ये है अधिग्रहण अधिनियम 2013 में शामिल हैं? कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन शामिल नहीं हैं? नंबर 1, 2 व 3, B 2, 3 व 4, C 1, 3 व 4, D 1, 2 व 4। तो अगर आप थोड़ा सा भी कासस होकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वह अधिग्रहणकर्ता, तीसरा पॉइंट में गलती है, वह अधिग्रहणकर्ता के लिए सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि प्रभावित व्यक्ति जिसकी ज़मीन अधिग्रहित उसके लिए। तो इसका अंदर तीसरा पॉइंट गलत है। तो जिसमें 1, 2, 4 दिया गया हो वही उत्तर सही होगा, यानी कि डी विकल्प इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन लिखें। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण हैं, अविवेकपूर्ण उपयोग आगामी विश्व को संकट में डाल सकता है। दूसरा पॉइंट,
यदि प्राकृतिक संसाधन मानव मात्र की नियति को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो अपनी अवस्थिति में मानवीय हस्तक्षेप को लेकर संवेदनशील भी हैं। तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मुद्दा नीति नियमन एवं नियामक ढांचे से तो सुधरने से रहा, गहरी पर्यावरणीय संवेदना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, समय की मांग है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव मात्र के अस्तित्व के प्रश्न को सुलझाने के लिए नीतिगत मुद्दों, नियामक निकाय एवं संरक्षण पर गहरी संवेदनशीलता पैदा की जाए। तो आप देखें 4 पॉइंट हैं, यहाँ भी तीसरा पॉइंट ध्यान से देखें। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मुद्दा नीति नियमन और नियामक ढांचे से तो सुधरने से रहा। तो यह बात पैराग्राफ में नहीं है, बल्कि पैराग्राफ तो यही कहता है कि कानून बना करके पर्यावरणीय सुरक्षा, जल इत्यादि को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। तो तीसरा पॉइंट गलत हुआ। इस तरीके से आप देखें कूट अल्टरनेटिव 1, 2 और 4, तो तीसरा गलत है, 1, 2, 4 पे आप टिक करें, यानी कि ए अल्टरनेटिव इज करेक्ट। अब इसी में आप मेंस का प्रश्न निकालें। प्रश्न नोट करें। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में उचित क्षतिपूर्ति से क्या आशय है? क्यों आप उचित क्षतिपूर्ति ही डिफाइन करना है। इसके मानवीय एवं पारिस्थितिक पहलुओं का उल्लेख करें। तो पहले खंड का उत्तर में आपको सेटिस्फाई करना है उचित क्षतिपूर्ति का आशय। और फिर मानवीय पहलू और पारिस्थितिक पहलू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज करके, किसके मानवीय पहलू क्या हैं और पारिस्थितिक पहलू क्या हैं। आंसर लिखें। उपरोक्त अधिनियम में क्षतिपूर्ति से आशय राहत, पुनर्वास, जमीन के बदले जमीन, अन्य राहत परक मुआवजा, आजीविका संरक्षण, लाभ में हिस्सेदारी तथा विविध प्रक्रियात्मक सुरक्षा कवच से है। कुल मिलाकर अधिनियम प्रभावित के आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, सामाजिक एवं मानवीय सुरक्षा को लेकर कृत संकल्पित है। हो गया, 2 नंबर मिल गया, या 3 का है तो 3 मिल गया, कटता नहीं नंबर है। मानवीय पहलू, फर्स्ट पॉइंट, अधिग्रहण से उपजी पुनर्वास, पुनर्स्थापन तथा आजीविका की समस्या के निस्तारण के लिए वास्तविक आर्थिक, आजीविका, रहन सहन और संस्कृति से बेदखली के प्रश्न। इन मुद्दों पे ध्यान देना हो, समझने के लिए सुने। पहाड़ों की अपनी एक संस्कृति होती है। टिहरी बांध से विस्थापित किए गए लोग, नर्मदा घाटी में रहने वाले लोग जब किसी मैदानी क्षेत्र में बसाए जाएंगे तो आबो हवा का अंतर होगा। उस आबो हवा में पहाड़ी लोग या नर्मदा की घाटी में रहने वाले लोग जब बसेंगे तो उनकी अपनी संस्कृति को आघात लगेगा, उनको स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। और फिर जैसे कह रहे हमारा सरकारी तंत्र काम करता है,
मुआवजे की राशि कितनी, कब और कैसे मिल पाएगी, यह भी अनुत्तरित मुद्दा रहेगा। ये तो समझाने के लिए। दूसरा पॉइंट, मुआवजा मूल्य को यदि तार्किक पहलू तक पहुंचाना है तो आपने मुआवजा दे दिया, इसे काम नहीं सकेगा। मुआवजा मूल्य को यदि तार्किक पहलू तक पहुंचाना है तो नंबर 1 राहत, नंबर 2 जमीन के बदले जमीन, यानी कि दूसरे पॉइंट के पॉइंट, जमीन के बदले जमीन। नंबर 3 विक्रय से उत्पन्न लाभ में हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रहेंगे, पर प्रभावित व्यक्ति आबलिक मुआवजा धारक उसका क्या और किस रूप में प्रयोग करे, यह भी महत्वपूर्ण है। हरियाणा उदाहरण है। एनसीआर घोषित करने के बाद लोग खूब पैसा पाए और उस पैसे का खूब दुरुपयोग हुआ, बताई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन स्थितियों से भी सरकार को, समाज को सचेत रहना होगा। जहाँ तक मानवीय पहलू की बात, पारिस्थितिक पहलू की बात है, तो फर्स्ट पॉइंट, संसाधनों का इस हद तक दोहन कि पारितंत्र न बिगड़ने पाए। दूसरा पॉइंट, मुआवजा धारकों को यथासंभव समान पारिस्थितिकी में पुनर्स्थापन। नंबर 3 पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता का विकास। तो हो गया आपका प्रश्न। अब अगर 10 नंबर का है तो 8 नंबर आपको मिल चुका है, कोई गलती आपने नहीं किया, पूरा का पूरा नंबर। अब आप इसी पैराग्राफ को निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से सहेज लें, जोड़ लें। इतने में ही आपको निबंध का एक पैराग्राफ बना लें। प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे कच्चे माल के रूप में देखना मूर्खता होगी जो राष्ट्र के विकास के काम आते हैं। निस्संदेह किसी राष्ट्र के विकास के लिए ये अनिवार्य है, परंतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उसका उपयोग मूलतः आजीविका प्राप्त करने की जद्दोजहद और समाज की सामाजिक पारिस्थितिकीय संरचना को भी प्रभावित करते हैं। ये संसाधन वैसे तो जड़ और प्रकृति प्रदत्त दिखाई देते हैं, परंतु मानव मात्र के नियति को नियति देने में वे उसी प्रकार की सहज सक्रियता दिखाते हैं जैसी मानव हस्तक्षेप के प्रति। प्राकृतिक संसाधन और मानव मात्र के अस्तित्व का प्रश्न इस प्रकार आपस में गुत्थम गुत्थ है कि उनके लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने और उन पर क्रियान्वयन करने में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत है, उसे से काट छांट करके। अब आप इसका और उपयोग कर सकते हैं। ये पैराग्राफ है, जैसे स्टेट की परीक्षाओं में है या यूपीएससी में है तो सामान्य हिंदी के पेपर में वो आपको प्रेसी लिखना पड़ता है, गद्यांश और बोध से रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी पड़ती है। तो आप ऐसे, आपके पास बड़ा पैराग्राफ है, उसको आप प्रेसी लिख लो, इसी में कुछ प्रश्नों का उत्तर तलाश लो कि उपरोक्त गद्यांश में क्षतिपूर्ति का क्या आशय है, रेखांकित करके उसकी व्याख्या कर दो। जैसे कहते हैं आम के आम गुठलियों में दाम, यहाँ तो लाभ ही लाभ है यार। तो इसको सामान्य हिंदी के पेपर में भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसी को एक और थोड़ा सा अलग पैमाने पर, अलग पैटर्न पर आप इसको कर लें, जो है एक पैराग्राफ बना लें इसी टाइप का, इसी जैसा लिखें। यह भी निबंध प्रयोग करिएगा। प्रकृति एक प्रचुर संसाधन है, संसाधन विकास के अनिवार्य प्रत्यय हैं, किंतु सीमितता के सिद्धांत के अनुसरण में संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन समूची मानवता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकता है। इतिहास के युद्ध इसके गवाह हैं। तथ्य है कि महाभारत का युद्ध जमीन के लिए ही लड़ा गया। बाकी तो बातें ज्ञात ही हैं। भविष्य के युद्ध जल संसाधन के होंगे ऐसे संकेत हो चुके हैं। विकास जरूरी है, किंतु पारिस्थितिकीय संतुलन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। संसाधनीय उपयोग के नए आयाम, उद्योगीकरण
अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापन, सुरक्षात्मक उपाय एवं संतुलन जैसे शब्द आज मानव समाज दो चार हो रहा। वक्ती जरूरत है इनकी वास्तविकता, उपयोगिता, नैतिकता एवं प्रासंगिकता की जांच परख हो। आवश्यकता पड़ने पर नीति नियमन एवं नियामक ढांचा तैयार हो जो इन मुद्दों की गहरी जांच परख करे तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में कारगर उपकरण बनकर उभरे। एक संवेदनशील एवं संतुलनकारी दृष्टिकोण यहाँ लाभप्रद हो सकता है। ऐसे आप एक पैराग्राफ आप भी बनाओ। अब लास्ट पॉइंट यहाँ से आपका साक्षात्कार के मुद्दे भी बनेंगे। रूपा मिश्रा का साक्षात्कार था, 2004 बैच की टॉपर हैं, तो उनसे कहा गया कि उड़ीसा में तो पानी वगैरह का संकट रहता है, तो पानी वगैरह के संकट से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट बना करके सरकार को भेजना है। कैसे बनाएंगे आप। तो यहाँ से आप कई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अपनी अधिकारिता सीमा के अधीन अपने पदस्थापन के दौरान जनपदीय प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर दिखाइए जिसे कि आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने जिले के प्राकृतिक संसाधनों को बेरोजगारों के ऐसे रोजगार के रूप में किस प्रकार देखेंगे जिससे पर्यावरण दूषित भी न हो और रोजगार भी मिल जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनीय उपयोग की सीमा को आप किस रूप में देखते हैं। नेक्स्ट, आप अपने पर्यावरणीय गुणों को स्पष्ट करें जो आपके अपने हैं। क्या करते हैं आप। नेक्स्ट, नदियों में प्रदूषण क्यों नहीं दूर हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरणीय चिंतन इतना कमजोर क्यों है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जनपदी परिवेश की बेहतरी के 5 उपाय बताएं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि अभी न चेते तो साथ भले न जी पाएं, मर जरूर जाएंगे। इस कथन का मर्म स्पष्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम कुछ बातें आपको बता दें। देखो, आदमी तो मैं विशिष्ट हूँ, मेरी विशिष्टता का मेरे मरने के पहले पीढ़ी लाभ ले लें। यहाँ हिंदी अंग्रेजी मीडियम नहीं मुद्दा है। अंग्रेजी मीडियम के भी लड़के हमसे जुड़ें, हमारी बातों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करें और फिर हिंदी लिखो यार, क्या बुराई है। हमारे संपर्क में जरूर आएं, हम आपके सपने साकार कर देंगे और अपने भी। आज बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे किसी नई और अच्छी टॉपिक के साथ। अनंत शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।